बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज इंग्लिश की 20 लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। आपको पता है कि हमने ये 20 लेक्चर्स पीपीएससी और एफपीएससी में जो आपके गवर्नमेंट जॉब के हवाले से कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम आता है, वो चाहे आप पीपीएससी का दे रहे हो, एफपीएससी का दे रहे हो, एनटीएस का हो, केपीपीएससी हो, एसपीएससी हो, एजेकेपीएससी, मीन के कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आपका कंपैरेटिव एग्जाम है, उसके हवाले से जो आपके 20 मार्क्स की इंग्लिश का पोर्शन होता है ना, उसको हम ये 20 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5वां लेक्चर है, पहले 4 लेक्चर हो गए थे। अगर आपने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको स्टार्ट से इस स्टोरी को नहीं सुनना स्टार्ट करेंगे तब तक आपको चीजें ठीक तरीके से कवर नहीं होंगी। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हमने पढ़ना है। तो आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था। ये बात हमने स्टार्ट की थी इंग्लिश के अल्फाबेट से, लेटर से हमने स्टार्ट की थी बात। लेटर को मिला के वर्ड और रबिश बनाया था। रबिश से फिर आगे हमने चले थे सिलेबल की तरफ। सिलेबल से फिर हम इसके जो है ना इसके साउंड की तरफ चले थे। साउंड्स की उसके बाद फिर हम क्लास और अब आप फ्रेज की तरफ चले थे। उसके बाद फिर हमने सेंटेंस की तरफ चले थे। सेंटेंस के बाद उसकी सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। वो पढ़ने के बाद साथ ही हमने फिर सेंटेंस की जो है ना दो टाइप्स पढ़े, दो चीजें। एक सेंटेंस की हमने जो ना फिगर पढ़ा था, फिगर ऑफ स्पीच उसको हम पढ़ते हैं, उसमें सिमिली पढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, ठीक है जी, वो सारी हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको कहा था कि 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास 4 आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और 4 आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहले हमने 4 ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हैं। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन में हमारे पास होते हैं जी नाउन और वर्ब, और नाउन और वर्ब की क्वालिटीज। नाउन हम कहते हैं नाम को, वर्ब का हम कहते हैं काम को। नाउन से मुराद है जी आपके पास किसी भी चीज का नाम, ठीक है जी। और नाउन की क्वालिटी होती है जी आपके पास एडजेक्टिव, वो हमने पढ़ लिया। नाउन भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव भी पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना जी वर्ब। वर्ब का हम काम को कहते हैं वर्ब, ठीक है जी। और वर्ब की क्वालिटी हमारे पास होती है एडवर्ब, मीन्स के नाम और काम। हमने इसको उर्दू में कहा था नाउन और वर्ब, ठीक है जी। नाउन और वर्ब और दोनों की क्वालिटीज ये चारों मिलकर आपके पास बनना जी ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। और बाकी 4 आपके पास जो ना उसमें आपके पास कंजंक्शन आता है, आर्टिकल आपके पास आता है जी, इंटरजेक्शन वगैरह आता है, प्रपोजिशन आती है, वो आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो 4 हमने ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। तो 4 ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास नाउन और वर्ब और दोनों की क्वालिटीज। नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव होती है, वो हमने पढ़ लिया। नाउन भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव भी पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब की क्वालिटी, वर्ब को हम कहते हैं जी, वर्ब और वर्ब की क्वालिटी को हम कहते हैं जी एडवर्ब, ठीक है जी। ये आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो वर्ब को बड़ी डिटेल के साथ मैं कोशिश करता हूं कि आपको कवर करवा दूं, ठीक है जी। और वर्ब के अंदर ही सारा आपके पास टेंसेस वगैरह भी वर्ब के अंदर ही आपके पास आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर आपके पास जेरेंड भी आता है, इन्फिनिटिव भी आता है, पार्टिसिपल भी आता है। सारा कुछ वर्ब के अंदर ही सारा कुछ आपका आता है। आज इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लेक्चर आपके अपलोड कर दूं, क्योंकि पिछले 2 दिन हम मैथमेटिक्स में बिजी रहे हैं। तो ये 2 लेक्चर आपके अपलोड नहीं हो सके थे, जो ना 5वां और 6वां। तो 5वां आज लेक्चर में अभी या रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। नोट्स हो तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए, ठीक है। तो रात को इंशाल्लाह ताला आपका 6वां लेक्चर भी मैं आज अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हमने पढ़ना जी वर्ब। वर्ब के वाले से हमने पढ़ना जी, वर्ब के वाले से किस तरह के क्वेश्चन कमीशन पूछता है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कंसेप्ट आपने कवर करने हैं। और हम कोशिश करते हैं कि प्रिसाइज आपको पढ़ाएं, थोड़े से थोड़ा शार्ट से शार्ट सिलेबस पढ़ें और सारे का सारा हमारा पेपर में उससे हमारा पेपर कवर हो जाए। तो वर्ब के वाले से आपने कौन कौन सी चीजें आपने तैयार करनी है, वर्ब के वाले से कौन कौन से कंसेप्ट आपने देखने हैं। वैसे तो अगर हम वर्ब को पढ़ें तो एक वर्ब को पढ़ने के लिए महीना भी पढ़ते रहे तो ये खत्म नहीं होता। टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि कोशिश करनी है कि इसको हम प्रिसाइज करके पढ़ें, शार्ट करके पढ़ें, ताकि हमारा सिर्फ जितनी हमें पेपर में जरूरत है हम वही पढ़ें, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले जी वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पास्ट पेपर वाली फाइल पे लेकर जाना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि वर्ब के वाले से क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछता है, ठीक है जी। ये हमारी फाइल है, जब भी मैंने आपको शेयर कर दी हुई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आपके पास जो ना जी 2019 से लेकर 2024 तक मीन के 5 साल के जो आपके पास पेपर्स हैं पीपीएससी और एफपीएससी में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ पोस्टों पे जो पेपर आए हैं, उनमें इंग्लिश कौन कौन सी उसने पूछी है, ठीक है जी। तो इंग्लिश को जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं उसी तरीके से टॉपिक वाइज हमने अपने पास पेपर्स भी कंपाइल किए हुए हैं। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था जी आपकी बेसिक इंग्लिश के वाले से, उसमें सेंटेंस, क्लास, फ्रेज वगैरह वो सारे हमने पढ़े थे। तो ये उसके वाले से आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आया था ये मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए थे। फिर आपके पास नाउन और इसकी टाइप्स मैंने पढ़ाई थी आपकी
आपको, तो वो नाउन मैंने करा दिया। उसके बाद नाउन के बाद फिर आपके पास आ गया जी प्रोनाउन, ठीक है जी, अभी हमारा रहता है। उसके बाद आपके पास आ गया जी ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या जी टॉपिक है, वो हमने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया। एडजेक्टिव के आपने पास्ट पेपर्स क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कौन से पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन का आपके पास ये है वर्ब्स, ये है वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। ये वर्ब के वाले से आज हमने पढ़ना है, ठीक है जी। तो वर्ब के वाले से आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 2-4 इसके हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और हमने किस लेवल के वर्ब को अपने तैयार करना है, ठीक है जी। तो वर्ब का पहले यहां पे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। ये वर्ब का आपके पास ये पूरा टॉपिक है, ठीक है जी। वर्ब उसके नीचे फिर एडवर्ब स्टार्ट हो जाते हैं। तो वर्ब के वाले से जो आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको जब आप पढ़ेंगे, अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो जैसे ही आप फिर हम अपना टॉपिक कवर करेंगे ना जी, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हमने किस तरीके का पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके आए हुए हैं। मींस के ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन का मटेरियल जब आपको नोट्सों में नजर आएगा, तो फिर आपको नजर आ जाएगा वाकई हमने जो पढ़ रहे हैं वही इसी तरीके से ही पेपर वाला हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, कहता है जी आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब, identify the underlined verb in the sentence this cat's fur feels silky। अब कहता है जो feels है, feels इसमें क्या है, कहता है जी इस अंडरलाइन का बताएं ये क्या है। इसमें कहता है जी एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका करेक्ट आंसर तो आपके पास ये बी वाला ऑप्शन है, ये आपके पास लिंकिंग वर्ब है, ठीक है जी। तो आपके पास, ठीक है जी। तो लेकिन आपके पास हमने देखना है कि ये लिंकिंग वर्ब कैसे है, लिंकिंग वर्ब का, ये ट्रांजिटिव वर्ब का, या एक्शन वर्ब का, या ये सारी जो ना, इसका आपके पास इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है जी। ये हम इंशाल्लाह ताला टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि थोड़ा आपको अंदाजा हो जाए कि हमने किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे हमने टॉपिक को किस तरीके से समझना है, टॉपिक का कौन सा हिस्सा हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हिस्सा जो ना जिस सिर्फ हमने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जी वेयर हैव यू बीन ऑल डे, वेयर हैव यू बीन ऑल डे, बीन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहां पूछ रहा है बीन यहां पे क्या है, इसके आपके पास है वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है। तो इसका आंसर आपके पास बी है, मीन के एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब का आपके पास क्या टॉपिक होता है, इसका आपके पास क्या कंसेप्ट है, एक्सिलरी वर्ब्स की टाइप्स कौन सी हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने एक्सिलरी वर्ब को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब वो पेपर में पूछ रहा है। फिर कहता है जी चूज द करेक्ट आंसर, यू हैड बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शन। अब ये इसने सेंटेंस दिया हुआ है, इसके ऑप्शन कहता है जी बताएं इसमें से करेक्ट कौन सा है। यू हैड बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शन, यू हैड बेटर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शन, यू हैड बेटर लुक्ड फॉर टू सम अदर ऑप्शन, यू हैड बेटर लुक फॉर सम अदर ऑप्शन। अब इसमें से हमने करेक्ट आंसर कौन सा ढूंढना है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, ये मॉडल वर्ब है। अब ये क्यों है, कैसे है, मॉडल वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब के हवाले से आपने कौन कौन सी चीजें याद करनी है, वो इंशाल्लाह ताला अभी आपको टॉपिक में नजर आ जाएंगी। ये आपको क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके के वो पूछता है, और हमने जब वहां पे पढ़ना है टॉपिक, तो टॉपिक को हमने किस एंगल से तैयार करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से सारे आपके पास नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ये आपके पास लिखा हुआ है आई नो डैश यू डैश परफॉर्म द एग्जाम विद कलर्स। शैल आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, या नॉन ऑफ दीज आएगा। तो इसमें शैल आएगा, क्यों शैल आएगा, वुड क्यों नहीं आ रहा, ये सारी चीजें हमने अपने जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे अपने कवर करनी है, ठीक है जी। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 वर्ब के हवाले से है। वर्ब क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। It tells something about a person or thing in the state of doing, being acted upon। क्या मतलब है, जो वर्ब आपके पास है, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के अंदर वो वाला वर्ड, वो वाला लफ्ज, वो वाला हिस्सा जो किसी बंदे की या किसी चीज की हालत को बयान कर रहा होता है, या उसके वो उस वक्त क्या कर रहा है, मीन कि उसकी डूइंग को बता रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, या बीइंग मीन कि उसकी हालत क्या है, उस वक्त उसकी स्टेट क्या है, या बीइंग एक्टेड अपॉन, या उसके साथ क्या बीता है, उसके साथ क्या हुआ है, वो चीज बता रहा होता है। ऐसा वर्ड, इसका मतलब है जो आपके पास वर्ब है, ये ऐसा वर्ड है जो एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है, या पोजेसिव को बताता है। पोजेसिवनेस मीन्स कि उसकी मलकियत को, ठीक है जी। तो सेंटेंस में वो लफ्ज जो किसी चीज की हालत को बयान कर रहा होता है, उसके काम को बयान कर रहा होता है, उसकी मलकियत को बयान कर रहा होता है, वो हमारा वर्ब होता है। अब वर्ब में देखिए इसकी एग्जांपल्स क्या जी, अली प्लेज,
अब अली अली प्लेज, अब देखें अली आपके पास एक बंदा है, हमने कहा जी जो वर्ब है वो किसी बंदे या किसी चीज की हालत को बयान करता है, उसकी एक्शन को बयान करता है, उसके काम को बयान करता है, या उसके साथ जो बीता है, जो उसके ऊपर हुआ है उसको बयान करता है। अब अली आपके पास बंदा है और अली क्या कर रहा है, प्लेज, मीन उसकी हालत इस वक्त क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, वो प्ले कर रहा है, मीन के खेल रहा है। तो अली यहां पे आपके पास सब्जेक्ट है, अली आपके पास नाउन है, और जो प्लेज है, प्लेज यहां पे आपके पास वर्ब है। बॉयज रन फास्ट, अब जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं। तो रन यहां पे आपके पास क्या जी, वर्ब है। रन वहां पे, यहां पे आपके पास क्या है जी, वर्ब है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसको हायर लेवल पे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स। अब वर्ब्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वर्ब्स की काफी ज्यादा टाइप्स हैं। हम इनको दो दो करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनको हमने क्या करना है जी, दो दो करके पढ़ने की कोशिश करनी है। आपने क्यों कौन कौन सी टाइप्स आपने वर्ब की देखनी है। नंबर वन आपने जो याद करनी है वो आपके पास है, जो एक टाइप है वो है आपके पास मेन वर्ब। मेन वर्ब वर्सेस आपके पास है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। फिर हमने पढ़ना है जी आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। ठीक है जी, ये जोड़ा हम पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा जी फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, इनका आपस में ताल्लुक पढ़ेंगे। ये एक जोड़ा आपके पास होगा। फिर आपके पास होगा जी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, इनका हम जोड़ा पढ़ेंगे। फिर नीचे हम जाके हम पढ़ेंगे आपके पास जो इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव में आपके पास टू इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। ठीक है जी, इनका जोड़ा आपस में पढ़ेंगे। टू इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव क्या होता है। फिर हमने नीचे जाकर पढ़ना जी जेरेंड। जेरेंड हमने पढ़ना जाके, ठीक है जी, जेरेंड के हवाले से पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ना जेरेंड और वर्सेस पार्टिसिपल। जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल, इनके जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है। फिर पार्टिसिपल को आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, वो सारे हम उसकी टाइप्स पढ़ लेंगे। मीन के जो हमने जोड़ा जोड़ा करके इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना जी, इनके दरमियान फर्क करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आपने फिर इसको दोबारा देख लें। हमने नंबर वन पे एक जोड़ा हमने कौन सा पढ़ा जी, हमने मेन वर्ब और वर्सेस हमने पढ़ा जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक जोड़ा पढ़ लिया। नंबर दो पे हमने पढ़ लिया जी आपके पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आपके पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपने एक जोड़ा पढ़ लिया। तीसरे पे हमने पढ़ लिया जी, हमने जो तीसरा यहां पे आपने जो पढ़ लिया आपके पास जिसका जोड़ा बनेगा वर्ब का, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा जोड़ा बन गया। चौथा जोड़ा आप क्या पढ़ेंगे, चौथा जोड़ा इसमें आप पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। ठीक है जी, प्राइमरी एक्सिलरी मीन के पहले एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, फिर प्राइमरी और उसमें से आप पढ़ लेंगे जी मॉडल एक्सिलरी पढ़ लेंगे। ठीक है जी, फिर हमने जो पांचवा जोड़ा पढ़ना है, पांचवें जोड़े में हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव में आपके पास टू इन्फिनिटिव और फिर हम पढ़ेंगे बेर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। और छठा जोड़ा हम जो पढ़ेंगे, छठे जोड़े में हम पढ़ेंगे जेरेंड और वर्सेस हम क्या पढ़ेंगे जी पार्टिसिपल, वर्सेस पार्टिसिपल। तो ये 6 जोड़े आपके पास बन जाएंगे। तो ये आप इसको अगर रट्टा भी लगाना चाहें, आप अपने माइंड में एक निशानी भी बनाना चाहें, तो आपने याद कर लिया कि जब भी मैंने वर्ब का टॉपिक पढ़ना है तो 6 जोड़े मेरे पास आने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली। वर्ब एक ऐसा वर्ड है किसी भी सेंटेंस में जो किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जनाब आपके पास जो है ना जी उसकी एक्शन को बयान करता है, उसकी स्टेट को बयान करता है, या उसके ऊपर जो बीती है। बीती किसके ऊपर होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब आपके पास है ना जी, ये तो वर्ब का ताल्लुक या तो सब्जेक्ट के साथ होगा या ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है जी, मेनली इसका जो ताल्लुक है वो सब्जेक्ट के साथ ही होता है, लेकिन बाज औकात ये ऑब्जेक्ट को भी, ये हालत ऑब्जेक्ट की हालत को भी बयान कर रहा होता है। ठीक है जी, समझ लें कि नाउन के साथ इसका ताल्लुक है, अगर इसको हम जो है ना जनरलाइज करें तो। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी। इसके वाले से आपने ये एक जोड़ा आपने इस तरीके से आपने इसके 6 जोड़े बना लिए। अब हम बात करते हैं आपके पास मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ब। मेन वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब मीन के जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब हम कहते हैं मेन वर्ब। जो भी बंदा काम कर रहा होता है ना जी, जो बंदा काम कर रहा होता है,
जो काम कर रहा है, एक बंदा है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, अली प्ले कर रहा है, अली खा रहा है, अली सो रहा है, अली भाग रहा है, अली स्कूल जा रहा है, अली छत सीढ़ियां चढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो जो काम कर रहा होता है ना, जो वो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन, उसको उस काम को बयान करने के लिए जो लफ्ज होता है ना, उसको हम कहते हैं जी मेन वर्ब कहते हैं, या उसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं, उसको हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है ना जी, हेल्पिंग वर्ब उसकी स्टेट को बताता है, ऐसा लफ्ज जो उसकी स्टेट को बताए कि जनाब इस वक्त वो क्या कर रहा है, क्या वो इस वक्त खेल रहा है, या उसने सुबह खेला था, या कल खेलेगा, उसकी हालत को बयान करता है, उसके जमाने को बताता है, उसके टाइम को बताता है, उसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। या जो उसकी पोजेसिवनेस को बताता है, कहता है दिस इज माय बुक, ठीक है जी, ये दिस इज अलीज बुक, ठीक है जी। तो ये उसकी जब उसकी जो ना उसकी मलकियत को भी बयान करेगा, वो आपके पास होगी, उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब को एक और भी इसका कॉन्टेक्स्ट हम याद कर सकते हैं कि आपने ये जो ना आपका सब्जेक्ट और उसका जो वर्ब है, दोनों का जो आपस में लिंक होता है ना, वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को आपस में मिलाता भी है, दोनों को आपस में मिलाता भी, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। शी इज पेंटिंग अ पिक्चर, शी इज पेंटिंग। आप देखें इसमें आपके पास क्या जी, इस सेंटेंस में आपके पास आ गया जी शी इज पेंटिंग अ पिक्चर। इसमें वो क्या काम कर रही है, वर्ब ने बताना है कि उसका काम क्या है। काम तो यहां पे पेंटिंग है, इनके वो पेंटिंग कर रही है। अब इस पेंटिंग के टाइम को कौन बता रहा है, पेंटिंग के टाइम को इज बता रहा है, इज बता रहा है, इज बता रहा है कि ये इस वक्त कर रही है। अगर होता ना इसकी जगह वाज होता, इससे टाइम बताना था कि जनाब ये काम हो चुका है, पहले का हुआ है, वो पहले करती थी अब नहीं कर रही। या यहां पे विल लिखा होता तो हमने क्या ना था जी वो पेंटिंग करेगी, अभी नहीं कर रही, वो आने वाले वक्त में करेगी। मीन के यहां पे जो आपके पास पेंटिंग है ये आपकी मेन वर्ब है, इसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। और इज यहां पे आपके पास क्या है जी, इज यहां पे आपके पास क्या जी, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आपके पास है हेल्पिंग वर्ब है, या लिखे इज द हेल्पिंग वर्ब, पेंटिंग इज द मेन वर्ब, ठीक है जी। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की समझ आ गई आपके सेंटेंस में, ठीक है। इसको हम जीरो से लेकर आस्ते आस्ते ग्रेजुअली आगे लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह ताला टॉपिक आपका सारा कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, मोहन हैज पेंटेड अ पिक्चर। अब देखें यहां पे फिर आपके पास मेन वर्ब पेंट ही है, मेन वर्ब आपके पास पेंटेड ही है, और यहां पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बन गया, हैज बन गया, ठीक है जी। हैज हो गया उसका पेंटिंग, उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सिंगिंग करना जो ना, सिंगिंग गाना, ये उसका काम है, जो उसकी एक्शन है वो काम है, और इज यहां पे उसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। ये आपको जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब का मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे आपके पास है जी नोट, समटाइम हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज फुल वर्ब्स और मेन वर्ब्स। मेन के कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब को ही हम मेन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, मेन के हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई और वर्ब यूज नहीं होती। जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं होगी उसको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब का स्टेटिव वर्ब नाम कब बनेगा, जब किसी सेंटेंस में ये जो आपके पास इज, एम, आर वगैरह हैं, अगर तो ये किसी आपके पास मेन वर्ब के साथ यूज हो रहे हैं तो फिर तो ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब के साथ यूज हो रहे हैं तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब मौजूद नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अकेला ही सारा कुछ काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं जी स्टेटिव वर्ब हो गई है। हेल्पिंग वर्ब ही आपकी मेन वर्ब बन गई है, उसको हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब है। जैसे तैबा इज अ गुड गर्ल। अब तैबा एक अच्छी लड़की है। अब यहां पे जो इज है ना, इज क्या जी, इज तैबा की क्या कर रहा है जी, तैबा की हालत को बयान कर रहा है, तैबा की स्टेट को बयान कर रहा है, तैबा की हैबिट्स को बयान कर रहा है। इस वक्त तैबा अच्छी है। अगर यहां पर तैबा वाज गुड गर्ल मीन के अभी अच्छी नहीं है, पहले अच्छी थी अब बदल गई है, या अब कहीं चली गई है, या मीन के वो मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो ये इज यहां पे आपके पास क्या है जी, ये एक हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहां पे चूंकि इज के साथ कोई आपके पास मेन वर्ब यूज नहीं हुई, इस वजह से इज को हम आप क्या कर रहे हैं, ये इज ही आपकी मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, और इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। इस वक्त हम किसे कहते हैं जी, स्टेटिव वर्ब कहते हैं इसको, ठीक है जी।
ही वाज अ गुड स्टूडेंट। अब वाज यहाँ पे आपके पास एज ए स्टेटिव वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है जी। ये अगर अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे इज पेंटिंग के साथ आया था, तो अब यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब था, पेंटिंग आपकी मेन वर्ब थी। लेकिन यहाँ पे इज जो है ना आपके पास है, ये इसके साथ कोई और मेन वर्ब यूज ही नहीं हुई। इस वजह से जो इज इस वक्त यहाँ पे आपके पास स्टेटिव वर्ब है, ये खुद मेन वर्ब के तौर पर काम कर रही है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रही है। मुझे उम्मीद है इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। पहला जोड़ा जो मैंने आपको बताया था, एक्शन वर्ब वर्सेस हम आपके पास है स्टेटिव वर्ब, इसका मेन वर्ब वर्सेस हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जोड़ा आपको समझ आ गई होगी, ये आप वाला जोड़ा आपको समझ आ गई होगी कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या फर्क होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क होता है। इनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दी हैं। आगे आपके पास है ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब, ये दूसरा जोड़ा अब शुरू हो गया, ठीक है जी। पहले हमने वर्ब के वाले से कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ग्रामर की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। पहले इनकी टाइप्स हम पढ़ लें। ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब का आपका जोड़ा स्टार्ट हो गया। ये क्या जी? A transitive verb is a verb that denotes an action which pass from the subject or doer to an object। क्या मतलब है? आपके पास जो ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन क्या होती है? किसी चीज को किसी एक चीज से दूसरी जगह पे ट्रांसलेट करना, मूव करना। क्या मतलब है कि जब कोई काम ऐसा काम है जो काम कर रहा है और जो जिसके ऊपर हो रहा है, दोनों मौजूद हैं। एक बंदा ना, हम कहते हैं जी जो ना आप एक चीज में ट्रांसफर कर दें, ये जो ना ये एक चीज है, इस चीज को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर करने के लिए दो आपके पास डेस्टिनेशन मौजूद होना जरूरी होती हैं। दो डेस्टिनेशन मौजूद होने कि कहां से किसी चीज को उठाना है और कहां पे जाके इसको रखना है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है, हम कहते हैं इसको ट्रांसफर कर दो, अब ट्रांसफर करके कहां पे भेजो जी? आप किसी ऑफिसर की ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये ट्रांजिटिव एक अपने माइंड में बात बता एक याद करने का ट्रिक ही है ना, अदरवाइज ये कोई ठीक बात नहीं है। मैं आपको ट्रांजिटिव का ट्रांसफर से के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हमने अपने माइंड में एक बात बिठाने के लिए, अपने एक निशानी लगाने के लिए हम एक देसी तरीके से याद करते हैं ना, ठीक है। तो अब आप किसी बंदे को ट्रांसफर करना है, हम कहें कहां पे करना है, मुझे नहीं पता कहां पे करना है, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होता, वो इन ट्रांसफर होगा, वो इंट्रांजिटिव होगी। मींस के जहां पे किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब के साथ कोई भी काम कर रहे हैं और किसके ऊपर काम करना है, ठीक है जी, वो वहां पे वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। मीन के वहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, डेस्टिनेशन भी मौजूद है, ठीक है जी। किसके ऊपर कर रहे हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब, वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है। आप एग्जांपल समझते हैं क्या मतलब है। आपके पास है, ये आपके पास है जी, ये आपके पास ये जी, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। अब काम क्या किया? अरेस्ट किया। काम क्या किया? उसने गिरफ्तार किया। किसको किया? चोर को गिरफ्तार किया। अब देखिए ना, पुलिसमैन यहां पे सब्जेक्ट है, अरेस्टेड उसने क्या किया जी? अरेस्ट उसने काम किया है, और किसको किया है? थीफ को किया है। मीन के सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। ये आपके पास क्या आ गया जी? ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। और उसके बाद आपके पास है ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं जी? उसके बाद आपके पास है जी, जब दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद भी हो सकते हैं। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, डिनोट्स द पर्सन हुम समथिंग इज गिवन, फॉर होम समथिंग इज डन। क्या एग्जांपल क्या जी? ही गेव मी एन एप्पल, ही गेव मी एन एप्पल। जब देखें, जो उसने काम किया दिया है। उसने काम क्या किया है? दिया है। उसने काम क्या दिया है? दिया है। और दिया किसको है? मुझे दिया है। क्या दिया है? एप्पल दिया है। अब देखिए, ये जो गेव है ना, गेव आपके पास काम है, ही जो है ना ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट हूं मैं, और एप्पल भी ऑब्जेक्ट हूं। मीन के जो गेव है इसके साथ आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब इसमें से हमने क्या करना होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना होता है। अब ये जो बंदा है ना, उसने दिया है, क्या दिया है? असल उसने एप्पल दिया है। किसको दिया है? मुझे दिया है। मीन्स के उसके हाथ में क्या था? उसने काम किसके ऊपर किया है? एप्पल के ऊपर उसने काम किया। उसने मेरे ऊपर नहीं काम किया, ना ही मुझे उसने किसी को हिलाया। किसको है? एप्पल को हिलाया, ठीक है जी। तो मैं इनडायरेक्ट हूं और एप्पल उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो जब किसी आपके पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए ना, किसी एक वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वहां पे एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट वर्ब वो है जिसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है जी। और इनडायरेक्ट वो है जो उसके साथ एसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल है, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। अब टीचर ने क्या बताया जी? उस टीचर ने काम क्या किया है? टोल्ड किया है, उसने बताई है, टीचर ने बताई है। अब उसका काम था बताना, और इस बताने के साथ डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है? स्टोरी के साथ है।
हाँ, हमारे साथ बताने का कोई कोई ताल्लुक नहीं है ना। हमारा हम तो है जी, स्टूडेंट को क्या बता सकता है, वो बताना तो स्टोरी को है। स्टोरी बता रहा है, किसको बता रहा है? स्टूडेंट को बता रहा है, ठीक है जी। तो बताने का डायरेक्ट ताल्लुक स्टोरी के साथ है, स्टूडेंट के साथ नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे आपके पास स्टूडेंट, आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और स्टोरी आपकी क्या होगी जी, आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। क्योंकि वो बता तो स्टोरी रहा है ना। अब ये स्टोरी वो स्टूडेंट को भी बता सकता है, अपने बच्चों को भी बता सकता है, अपने कोलीग्स को भी बता सकता है, अपने ऑफिसर को भी बता सकता है, ठीक है जी। तो असल वो काम वो स्टोरी का है। असल काम क्या कर रहा है? स्टोरी बता रहा है। किसको बता रहा है? वो इंटरेक्ट आपके पास है, जिसको मर्जी बता ले, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव की समझ आ गई होगी। अब आगे इंट्रांजिटिव। An intransitive verb denotes a state or action that is complete in it and does not pass over to an object. मीन के जो काम है बंदा खुद ही कर रहा होता है, अकेला ही काम कर रहा होता है, वो किसी और के ऊपर नहीं काम कर रहा होता, अकेला खुद ही कर रहा होता है। क्या मतलब है जी? साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है जी। अब देखें, मोहन सीम्स हैप्पी। अब मोहन सीम्स हैप्पी का क्या मतलब है? अब वो दिख रहा है, वो वहां पे दिख रहा है, वो खुश दिख रहा है। किसको दिख रहा है? किसकी वजह से दिख रहा है? कोई ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहां पे दिख रहा, दिखना सिर्फ ये यहां पे ये क्या जी, ये आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ऐसी वर्ब जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है जी। तो ये आपके पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट आपके ऊपर एग्जांपल है, ही इज लाफिंग। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। अब देखिए हंसना जो है जी, हंसना, हंसना एक आपकी वो उसका काम है, हंसना उसकी वर्ब है। वो बंदा हंस रहा है, किसकी वजह से हंस रहा है? किसके ऊपर हंस रहा है? किसको दिखा रहा है? हंस के ऑब्जेक्ट कोई यहां पे मौजूद नहीं है। वो हंस रहा है, वो काम कर रहा है, अकेला ही काम कर रहा है। तो ये कौन सी वर्ब होगी? लाफिंग यहां पे इंट्रांजिटिव होगी। ये आपके पास क्या होगा जी? इंट्रांजिटिव होगी। इंट्रांजिटिव, इसमें के साथ किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। साथ साथ आप रिवाइज करते जाएं। वर्ब का आपने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद मैंने आपको 6 जोड़े बताए हैं। एक जोड़ा आपके पास मेन वर्ब और आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उसको हम एक्शन वर्ब और आपके पास स्टेटिव वर्ब हमने उसका नाम दिया। फिर हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पढ़ा है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव वो है जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है, और इंट्रांजिटिव वो होती है जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती। उसके बाद हमने पढ़ा जी एक्सिलरी वर्ब्स। अब जो एक्सिलरी वर्ब्स है ना जी, एक्सिलरी वर्ब बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब ही है। एक्सिलरी वर्ब भी है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब ही है। एक्सिलरी वर्ब बेसिकली आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाती ही है। सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब को, सब्जेक्ट और मेन वर्ब को आपस में मिलाती हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब को आपस में ये मिलाती हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब को आपस में मिलाना ही इसका काम है, ठीक है जी। अब हमने इनकी 2 टाइप्स किस तरह की हैं? एक्सिलरी वर्ब की आपके पास 2 टाइप्स हैं। वो आपके पास है जी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और आपके पास है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स वो वाले एक्सिलरी वर्ब्स हैं जो आप वो वाली हेल्पिंग वर्ब समझ लें जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इज है ना, इज यहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। अब ये आपके पास प्राइमरी जो आपके पास एक्सिलरी वर्ब्स हैं उसकी आपके पास टाइप्स हैं। आपके बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। अब बी का मतलब क्या है? बी हम कह रहे हैं किसी की स्टेट की वजह से, किसी की हालत को बयान करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आपके पास उसको हम बी यूज करते हैं, बी। अब ये जो आ गया ना इज, एम, आर, वाज, वार, बीन, बी, ये सारी की सारी बी की ही सब टाइप्स हैं। इज, एम, आर, वाज, वार जो है ना, जो किसी की हालत को बयान करने के लिए, किसकी असलियत को बयान करने के लिए, किसी भी बंदे की खुसूसियात को बयान करने के लिए जो भी आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको हम बी ही कहते हैं। वो बी की ही कैटेगरी में आती हैं। अब बी हम अगर हमने प्रेजेंट के लिए बी यूज करना है तो हम इज यूज कर लेंगे, पास्ट के लिए करना है वाज यूज कर लेंगे, फ्यूचर के लिए यूज करना है विल यूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगी सारी बी वाली। अब बी में आपके पास क्या है जी? अगर पीछे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास सिंगुलर है, आप इज यूज करेंगे। अगर पीछे आपके पास जो ना सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ गया, आप आर यूज करेंगे। आई आ गया जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फिर आप एम यूज करेंगे। ये आपके पास सारी एक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड का भी यही तरीका होता है कि हैज जो है आपके पास सिंगुलर के लिए, हैव आपका जो ना प्लूरल के लिए, ये सारी। और ये यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वार, विल, शेल, शुड वगैरह ये आपने कहां पे यूज करने हैं? हैज, हैव, हैड कैसे यूज करने हैं वो आपका टॉपिक है, आपका टेंस वाला टॉपिक है। वो आपका
टेंस वाला टॉपिक है। तो टेंस जितनी आपको इस लेवल पे जरूरत है ना, हायर लेवल पे, वो तो मैंने नीचे आपके लिखे हैं, वो तो मैंने नीचे आपके लिखे हैं। ये आपके पास है जी टेंस कहां पे स्टार्ट हो रहे हैं, आज के लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस है, इसके सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट टेंस है, ये आपका आ गया, फिर फ्यूचर टेंस है, ये आपके पास आ गया। फिर एरर्स, इनके जो बेसिक एरर आप आते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, उनको आपने ठीक कैसे करना है, वो आपके एरर्स। लेकिन अगर आप टेंस का बेसिक नॉलेज करना चाहते हैं ना जी, अगर आपकी बिल्कुल भी आपको इंग्लिश की ना हो नहीं है, आपने बिल्कुल प्राइमरी लेवल वाला जो टेंस का टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल जो टॉपिक होता है, वो अगर आपने क्लियर करना है तो वो भी मैंने नीचे लिख दिया है। ये मैं आज आपको कराऊंगा तो नहीं, ये जो नीचे वाला ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला काम है, तो ये मैंने लिख दिया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह। इसको अगर आप एक दफा पढ़ेंगे ना, इसमें सिर्फ मैंने बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस, आपका नेगेटिव सेंटेंस, इंटरैक्टिव सेंटेंस और डबल इंटरैक्टिव, जिसको WH फैमिली कहते हैं, ये सारी की सारी तमाम टेंसेज की मैंने एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल बच्चों वाली जो एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल जो हम 5वीं 6ठी जमात बच्चों को कराते हैं, वो वाली एग्जाम्पल लिख के तो इसको मैंने सारा नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरैक्टिव, डबल इंटरैक्टिव, फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूस आ गया, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरैक्टिव, डबल इंटरैक्टिव, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट आ गया, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरैक्टिव, फिर आपका डबल इंटरैक्टिव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, फिर आपके पास पास्ट शुरू हो जाते हैं। मीन के ये मैंने बिल्कुल बच्चों वाले यहां पे सारे लिखे हुए हैं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगर आपने करना है। लेकिन यहां पे बेसिक कंसेप्ट में आपके पेपर में क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। इस लेवल पे पीपीएससी और एफपीएससी के लेवल में जो आपके पेपर आते हैं वो ऊपर है, जो हमने आज पढ़ना है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, उसका हम इंशाल्लाह ताला आज कंप्लीट करते हैं। तो बेसिक इसलिए मैंने नीचे ऐड कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल भी बेसिक नहीं होती, तो उनको कंसेप्ट अगर करना हो तो वो नीचे से पढ़ सकते हैं। चलें जी, एक्सिलरी की तरफ हम बात कर रहे थे। एक्सिलरी वर्ब्स वहां से जी आपके पास टेंस के मुताबिक यूज होती हैं, लेकिन जो एक्सिलरी की कुछ होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जो आपकी फिक्स्ड हैं। क्या मतलब है, आपके पास ये जो एक्सिलरी है ना, ये जो आपके पास एक्सिलरी ऊपर आपने की है, जो आपके पास प्राइमरी एक्सिलरी है, प्राइमरी एक्सिलरी आप अब मुख्तलिफ औकात में उनकी एक्शन वर्ब चेंज हो जाती हैं। आपके पास है ना, इज के साथ आपके पास प्लेइंग आ रहा है, आर के साथ प्लेइंग आ रहा है, और आपके हैज के साथ प्लेइंग नहीं आ सकता, हैज के साथ प्लेड आएगा। मीन के थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के साथ कुछ और फॉर्म आएगी, डिड के साथ कुछ और आएगी, डन के साथ और डू के साथ कुछ और आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ना जो प्राइमरी एक्सिलरी के साथ आपके पास मेन वर्ब जो है ना वो चेंज हो रही है। आपको पता सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो आपके पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स है ना, वो एक्शन वर्ब के मुताबिक, जो सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है ना, वो भी आज हमने पढ़ना है, तो वो आप उसके मुताबिक आपने करना होता है। लेकिन ये जो आपके पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है ना जी, ये फिक्स्ड है। मींस के इनके साथ हमेशा आपकी जो आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी है आपकी मेन वर्ब की यहां से क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, यहां से क्वेश्चन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में से उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि क्या इस बच्चे को पता है कि ये जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट, टू, नीड और डेयर, ये सारी की सारी आपके पास जो ना मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मीन के यू मे गो, यू मे वेंट नहीं आ सकता, यू मे गोन नहीं आ सकता। जैसे लिखा ही कैन प्ले आएगा, ही कैन प्लेड नहीं आ सकता, ही कैन प्लेइंग कभी भी नहीं आ सकता। तो यहां से यही कंसेप्ट आपसे पूछने की कोशिश करेगा, क्या इस बच्चे को पता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो ना ये है, ये इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है जी। तो ये आपने क्लियर कर लिया। यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मेक इसके लिए यूज होता है परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, फिश के लिए, पर्पस के लिए। माइट यूज होता है जी पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिप्लाई के लिए, सजेशन के लिए या रिप्रोच के लिए। कैन यूज होता है जी पावर एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सर्कमस्टांसेस वगैरह। ये मैंने आपके सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा हुआ। यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछेगा आपसे कि आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पता है कि इसका वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी ये विल, वुड, शैड, वुड, ये सारे के सारे जो है ना बेसिकली ये जो ना ये सारी चीजें आपकी टेंस के रिलेटेड है। कि अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको पता है विल कहां पे यूज होना है, शैल कहां पे यूज होना है, इज, एम, आर कहां पे यूज होना है, शुड यहां पे, कैन, कुड वगैरह कहां पे यूज होने हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हमने जोड़ा पढ़ना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का साथ साथ क्लियर करते जाएं वर्ब। उसके बाद जोड़ा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद आपके पास आ गया जी एक्सिलरी में आपके पास प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ऊपर एक जोड़ा पड़ा था, उसका हमने क्या नाम रखा था जी, ठीक है, वो आपके पास है जी, ये है आपके पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है जी। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपने पढ़ लिया, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपके पास ये 3 जोड़े हो गए। चौथा जोड़ा आपने पढ़ना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का क्या चक्कर है, फाइनाइट जैसे आपको नाम से जाहिर है,
फाइनाइट हम कहते हैं जी आपके पास है जो 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 जो, जो महदूद होती हैं, महदूद है, ठीक है, जो मुतनाही भी इसको पढ़ते हैं। और नॉन फाइनाइट इन्फिनिटी से निकला, इन्फिनिटी जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती। अब इसको आप अपने माइंड में याद किस तरह से करना है। फाइनाइट वर्ब वो है जो तादाद पे डिपेंड करती हैं, जो तादाद पे डिपेंड करती हैं। जो सब्जेक्ट है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब और आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब और आएगी। मीन के सब्जेक्ट के बदलने से फाइनाइट वर्ब बदल जाती है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है ना, वो सब्जेक्ट के बदलने से बिल्कुल भी नहीं घबराती। उसका उसके तरफ से जाए भाड़ में, कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ है, उसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है जी। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में फर्क यह है, फाइनाइट वर्ब वो है जो आपका सब्जेक्ट चेंज होने से चेंज हो जाती है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल यह है, द गर्ल वांट्स एन एप्पल, उसको एक सेब चाहिए। द गर्ल्स वांट एप्पल। अब देखें, ये अकेली गर्ल थी ना तो वांट्स आ गया, गर्ल ज्यादा हो गई है ना तो वांट आ गया, खत्म हो गया। आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फिक्र है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा होता है, प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता वर्ब में, ठीक है जी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आप वर्ब में एस या एस का इजाफा करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर एस या एस का इजाफा आप नहीं करते हैं। तो ये आपके पास फाइनाइट वर्ब्स ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब की वजह से या टेंस की वजह से वो चेंज हो जाती हैं। टेंस चेंज हुआ तो साथ ही ये चेंज हो जाएंगी। मीन्स कि आपने अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लग रही है, पास्ट डेफिनेट में चले जाएं सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आप जो है ना परफेक्ट में चले जाएं तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वहां पे वांटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे द गर्ल वांटेड एप्पल्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा बन गया, ठीक है जी। आई वांट एन एप्पल, शी वांट्स एन एप्पल, ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, नॉन फाइनाइट को कोई उसकी तरफ से सिंगुलर आए, सब्जेक्ट आए, प्लूरल आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके पास क्या है जी, वो है जी ही वांट्स टू ईट एन एप्पल। अब ये टू ईट है ना, यहाँ पे टू ईट भी आपके पास एक वर्ब है, लेकिन टू इट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे वांट आए, ही आए, दे आए, मीना आए, शी आए, सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, वो ईट ने ईट ही रहना है। टू ईट, पीछे देखे वांट्स भी आया, वांट भी आया, वांटेड भी आया, जो कुछ मर्जी आए, लेकिन टू ईट ने टू ईटन, टू एट, टू ईटिंग वगैरह नहीं हुआ, वो एक ही रहा है, सेम रहा है। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये है, दुनिया में जितनी भी वर्ब्स है ना जी, बेसिकली वो फाइनाइट ही हैं, बेसिकली वो फाइनाइट ही वर्ब्स हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट है ना जी, वो फाइनाइट को ही चेंज चूंज करके तो नॉन फाइनाइट बनाई जाती हैं। अब वो नॉन फाइनाइट क्यों बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं अगर हमने किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर यूज करना हो, तो फिर हम वो जो वर्ब है उसको हम नकली वर्ब बना के तो हम उसका कोई और काम ले लेते हैं। आपको पता है जो असली बंदा होता है ना, वो अपना ही काम करता है, वो दो नंबर काम नहीं करता। लेकिन जो आपके पास वर्ब है ना, वर्ब आपके पास जो असली वर्ब है वो तो वर्ब का ही काम ही करेगी। लेकिन अगर वर्ब से हमने कोई और काम भी लेने हैं ना, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर फाइनाइट वर्ब को फिर हम नॉन फाइनाइट में चेंज करके करेंगे। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इसकी टाइप्स आपके पास है इन्फिनिटिव, उसके बाद आपके पास है जेरेंड, और उसके बाद आपके पास है पार्टिसिपल। अब ये क्या चीजें हैं, ठीक है जी, इनको आपने याद करना है। इन्फिनिटिव क्या है जी, an infinitive is a base form of verb usually preceded by the word to, which is used as noun, adjective or adverb। अगर आप किसी फाइनाइट वर्ब को, जितने भी आपके पास वर्ब्स हैं, उसकी पहली फॉर्म के साथ टू लगा दें, टू विन, टू गो, टू टॉक, टू रन, टू ईट, मीन्स के किसी भी फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप टू लगा दें, पहले टू लगा दें, तो वो आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। उसको हम कहेंगे इन्फिनिटिव, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। और ये जो टू के साथ है ना, इसको आप बतौर नाउन भी यूज कर सकते हैं, बतौर एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, बतौर एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लें, आपके पास है जी टू इन्फिनिटिव, आपके पास है जी, ये एग्जांपल है, द टू लर्न इज इंपॉर्टेंट, टू लर्न इज इंपॉर्टेंट। आप देखें टू लर्न यहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको पता नाउन ही हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता। तो टू लर्न इज इंपॉर्टेंट, टू लर्न इज इंपॉर्टेंट में देखें टू लर्न यहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट आपको पता है या सिर्फ नाउन ही हो सकता है,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन ही हो सकता है, नाउन को ही हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो इस मीन्स कि जब आप किसी भी फाइनाइट वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्टार्ट पे लिखें तो वो आपके पास एज ए नाउन यूज होगा। अब एज एडजेक्टिव आप इसको यूज कर सकते हैं, शी हैज ए लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश। अब देखें ये आपके पास वर्क था, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, वर्क एक काम है, उस काम को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, उस वर्क की क्वालिटी के तौर पर यूज हो रहा है। तो टू फिनिश यहां पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एज एन एडवर्ब, ही केम टू हेल्प, ही केम का मतलब होता है आना, टू हेल्प किस लिए आ रहा है, उसकी मदद के लिए आ रहा है। तो टू हेल्प ये आपके पास क्या है जी, हेल्प एज इटसेल्फ एक आपके पास वर्ब है, हेल्प के साथ टू लगा दिया तो ये आपके पास इन्फिनिटिव बन गया। इन्फिनिटिव यहां पे एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है, आप वर्ब की क्वालिटी के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास है टू इन्फिनिटिव, इसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नंगे होकर आपकी मुखालफत कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या मतलब है, असल में ये जो आपके पास है ना, या ये जो आपके पास है लर्न है, आपके पास है या फिनिश है या हेल्प है, ये बेसिकली तो वर्ब है, लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहे, काम ये उलट कर रहे हैं, कभी नाउन का काम कर रहे हैं, कभी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, कभी एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी मजबूरी ये है कि हमारे साथ टू लगा हुआ है, टू हमारे साथ लगा हुआ है, ये टू है ना, ये हमें अपना काम नहीं करने दे रहा है, ये दूसरे काम हमसे करवा रहा है, जबरदस्ती करवा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नंगे होकर कहते हैं जी नहीं भाई मैं तेरे खिलाफ हूं, मैंने तेरे खिलाफ ही वोट देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, उनको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, आल्सो कॉल्ड एंड प्लेन इन्फिनिटिव। इट इज इन्फिनिटिव विदाउट टू, मीन के टू के बगैर ही वो एज ए क्या हो रहे थे जी, वो जनाब जो वर्ब का काम छोड़ देते हैं, कोई और काम कर रहे होते हैं। वो बिड हैव लेट मेक, ये जो सारे हैं आपके पास ये बेयर इन्फिनिटिव है। द टीचर मेड द पपिल रिपीट द लेसन, ठीक है जी। तो यहां पे आपके पास ये यहां पे ये टू भी साथ नहीं आया, तो यहां पे क्या कर रहा है वो आपके पास मेड द पपिल तो यहां पे ये एज ए वर्ब नहीं यूज हो रहा है, नॉन यूज हो रहा है, ठीक है जी। ये बेयर इन्फिनिटिव की कुछ आपको मैं एग्जांपल पढ़ा दूं, ठीक है जी। आपके पास है जी शी कैन डांस वेरी वेल, शी कैन डांस, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारे के सारे आपके पास क्या है जी, ये इनके बाद आपके पास जो भी लगाएंगे वो आपके पास बेयर इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। मीन के ये मॉडल वर्ब्स है ना, सारी ये मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब के बाद जो भी आएगा वो आपके पास बेयर इन्फिनिटिव आएगा। वो क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ये आपने याद कर लेना, ठीक है जी। आफ्टर वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, फील, वॉच, नोटिस, इसके बाद भी जो भी आएगा वो आपके पास बेयर इन्फिनिटिव आएगा। मीन के वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, वो अपना वर्ब का काम नहीं कर रही होगी वर्ब, ठीक है जी। समझ आ गई, ये सारे के सारे आपके पास इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव की बात आपके पास क्लियर होगी। उसके बाद आपके पास आता है जेरेंड, आपके पास आता है जेरेंड। अब देखें जरा, आपने इनको अब जरा कंपैरेटिवली पढ़ने की कोशिश करनी है। अब आपके ये हमारा टॉपिक है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी एक और भी बात याद कर लें, आपका जो पेपर है ना, पेपर आपका यहां से नीचे नीचे बढ़ना है, यहां से नीचे नीचे बढ़ना है। ऊपर आपके पास हो सकता है ये मॉडल वर्ब में से कुछ पूछ ले तो पूछ ले, मॉडल वर्ब में से हो सकता है कुछ पूछ ले क्वेश्चन, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नीचे से ही पूछेगा। मीन के 30% पार्ट आपको ऊपर से बढ़ना है, अगर वर्ब में से उसने क्वेश्चन बनाने हैं तो नीचे 70% नीचे से बढ़ना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट से, ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से। फाइनाइट का आपको पता है, नॉन फाइनाइट की ये सारी टाइप्स हैं। अब नॉन फाइनाइट की आपके पास टाइप्स हैं इन्फिनिटिव, जेरेंड और आपके पास है पार्टिसिपल। अब इन तीनों को जरा इकट्ठा मैं आपको बताता हूं इनका फर्क, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जो इन्फिनिटिव है ना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपना काम छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर दे, नाउन का काम करना शुरू कर दे, एडजेक्टिव का काम शुरू कर दे या एडवर्ब का काम शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव जो है ना, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के वो नाउन का काम शुरू करते हैं, उसको जेरेंड कहते हैं, उसको जेरेंड कहते हैं। तो अगर आपके पास ये जो आपके पास है ना जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के, तो वो आपके पास जेरेंड होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं बल्कि टू लगे या खाली फर्स्ट फॉर्म जो है नाउन का काम शुरू कर दे, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और अगर आपके पास जो वर्ब है वो आपके पास क्या काम करे, एडजेक्टिव का काम शुरू कर दे, एडजेक्टिव का काम शुरू कर दे, आईएनजी वाली हो या जना सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं आपको बार बार इस पे एग्जांपल्स के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आप इनको आपने याद किस तरह से करना है, इनको आपने याद इस तरह से करना है। आप एक और आपको एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखें जी, आपने ये तीन है ना,
आपके पास इन्फिनिटिव है, आपके पास जेरेंड है और पार्टिसिपल है। पहले इन दोनों का फर्क समझ लें। इन्फिनिटिव आपके पास है फर्स्ट फॉर्म V1, V1 ने टू के साथ या खाली, टू के साथ या वी खाली, खाली को हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। इसने आपके पास है वर्ब का काम छोड़ के आपने वर्ब की जगह इसने नाउन एडजेक्टिव या उसने एडवर्ब का काम शुरू कर देना है। ये जो जेरेंड है ना, जेरेंड ने आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म के साथ, आईएनजी वाली फॉर्म के साथ अपना काम वर्ब का छोड़ के एज ए सब्जेक्ट या नाउन का काम शुरू कर देना है। दोनों में फर्क ये है, इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म और जेरेंड जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये काम शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये इन दोनों के दरमियान फर्क अगर आपको समझ आ गई तो यहां पर तक क्लियर हो गया। आगे फिर इन दोनों के दरमियान में फर्क समझ लें। ठीक है जी, आप यहां पे इन्फिनिटिव को भूल जाएं, अब यहां पे इन्फिनिटिव को भूल जाएं। जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या फर्क है? जेरेंड है आपके पास है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर तो ये काम करे नाउन का, सब्जेक्ट का, तो ये आपके पास होगा जेरेंड। अगर ये आईएनजी वाली फॉर्म आपके साथ काम करे एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का, नाउन की क्वालिटी का, फिर ये पार्टिसिपल होगा, फिर ये पार्टिसिपल होगा। और पार्टिसिपल सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर आईएनजी वाली फॉर्म में एडजेक्टिव के काम कर रहा हो तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, अगर थर्ड फॉर्म करेंगे तो हम पास्ट पार्टिसिपल करेंगे, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ी सा आपको समझाने की कोशिश किया, मजीद इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। आप देखें जी, ये इन्फिनिटिव आपका हो गया, आपके पास है जेरेंड। A gerund is ing form of verb that function as noun in sentence. It can be used in various ways. ठीक है जी, जो जेरेंड है ना फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी वाली फॉर्म एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही होती है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या जी? सीइंग इज बिलीविंग, कलेक्टिंग स्टैम्प इज हिज हॉबी। अब ये ना कलेक्टिंग, कलेक्ट आपकी बेसिक फॉर्म है, कलेक्टिंग यहां पे स्टार्ट पे आके एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आपके पास ये जेरेंड है। सीइंग, सी आपके पास बेसिक आपके पास जो फाइनाइट वर्ब है, सी के साथ आईएनजी लगा के सीइंग करके तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये आपके पास ये जेरेंड है। उसके बाद आपके पास है जी आई एंजॉय रीडिंग पोइट्री, आई एंजॉय रीडिंग पोइट्री। ठीक है जी, तो अब यहां पे एज ए आपके पास क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट आ गया। रीडिंग के साथ जो ना आपके पास है जी, ये पोइट्री के पीछे रीडिंग आ गया, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, तो पोइट्री की क्या हो रहा है जी, इसकी एडिशन कर रहा है वो। ठीक है जी, वो क्या है जी, ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज हो रहा है। ठीक है, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है। ठीक है जी, आई लाइक वाचिंग द स्टार्ट एट नाइट, तो वाचिंग यहां पे आपके पास क्या आ गया जी, जेरेंड आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी, जेरेंड आ गया। मीन्स के आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है वो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज हो तो वो उसको हम कहेंगे जी ये जेरेंड है। अब आपको पता है हमने जो आपका जेरेंड है ना, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ने एज ए नाउन यूज होना है। नाउन आपको पता है सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी जेरेंड का कंसेप्ट। फिर आपके पास है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है जी, पार्टिसिपल भी वही है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन जो पार्टिसिपल है ये नाउन के तौर पर यूज नहीं होगा बल्कि ये किसके लिए, एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा। ये एडजेक्टिव की तरह के लिए यूज होगा, ये नाउन की तरह यूज नहीं होगा। कि आपके पास है जी, आपके पास है जी आई सा अ बर्निंग हाउस। अब देखें सा यहां पे आपके पास वर्ब है, हाउस यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, आई यहां पे आपके पास सब्जेक्ट है। तो ये बर्निंग क्या है, बर्निंग है इस हाउस की क्वालिटी है। हाउस आपके पास एक नाउन है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं। इस नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है कि ये हाउस क्या है, ये बर्निंग है, जल रहा है। तो ये बर्निंग जो है ना जी, बर्निंग हाउस की क्वालिटी को बता रहा है। ये आपके पास पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब स्टोरी यहां पे क्या है जी, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टोरी की वो क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो आपके पास एडजेक्टिव है। तो इंटरेस्टिंग यहां पे आपके पास पार्टिसिपल है। ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ अगर वो नाउन का काम करे तो आपके पास जेरेंड है, अगर वो एडजेक्टिव का काम करे तो वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास जनाब पार्टिसिपल है। वो आपके पास क्या है जी, पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल भी आपके पास दो टाइप्स के हैं। आपके पास ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल मीन के थर्ड फॉर्म अगर आप यूज हो जाए, आपके पास है जी द डिफीटेड कैप्टन कमिटेड सुसाइड, द डिफीटेड कैप्टन। ठीक है जी, अब ये कैप्टन है, ये कौन सा कैप्टन है, डिफीटेड कैप्टन है। ठीक है जी, तो डिफीटेड यहां पे क्या है जी, पार्टिसिपल है। ठीक है जी, डिफीट तो वैसे तो आपके पास एक ये आपके पास एक वर्ब है ना, तो डिफीटेड मीन के वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना जी, वो किसी सब्जेक्ट किसी नाउन की क्वालिटी को बता रही है। तो ये आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है।
ये आपके पास क्या है जी, पास्ट पार्टिसिपल है। फिर आपके पास है परफेक्ट पार्टिसिपल, आपके पास हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म किसी नाउन की क्वालिटी को बयान कर रही हो तो उसको हम कहते हैं जी परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको हम कहते हैं जी परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। तो थोड़ा सा अगर आप इसको इस जो लेक्चर आज हमने पढ़ा है 1 घंटे का तकरीबन, इस 1 घंटे को आप इस तरह से पढ़ें, आपके पास एक वर्ब है, वर्ब की डेफिनेशन याद की, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था 6 जोड़े आपने याद करने हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दोनों का कंसेप्ट आपके माइंड में फौरी आ जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास आएगा जी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है जी, ये आपके पास फौरी आपके माइंड में आ जाना चाहिए। फिर एक्सिलरी की आपके पास है ना जी प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब। जैसे मैं आपका इसका नाम जुबान पे आए, साथ ही आपके माइंड में पूरी स्टोरी इनकी चल जानी चाहिए। फिर आपके पास है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फौरी आपके पास स्टोरी आ जानी चाहिए। नॉन फाइनाइट्स की आगे आपके पास टाइप्स हैं, ये जोड़ा आपके पास एक आपके पास है जी, ये जो है ना इन्फिनिटिव जेरेंड का जोड़ा। फिर आपने याद करना है जेरेंड और पार्टिसिपल का जोड़ा, दोनों में फर्क आपने पढ़ना है जी। इन्फिनिटिव क्या है जी, एज ए नाउन काम करता है, एज ए वर्ब भी काम, एडजेक्टिव भी काम करता है और एडवर्ब भी काम करता है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ या टू के बगैर तो ये आपके पास इन्फिनिटिव होगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आ जाए तो वो आपके पास है, अगर वो नाउन का काम करे तो वो आपके पास है जेरेंड है। ठीक है जी। फिर जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या फर्क है, जेरेंड जो है ना फर्स्ट की फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ ये नाउन का काम करता है, लेकिन जो पार्टिसिपल है वो एज ए एडजेक्टिव काम करता है। अब जेरेंड जो है ना सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म ही होती है, लेकिन जो पार्टिसिपल है आईएनजी वाली फॉर्म भी हो सकती है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म भी हो सकती है और ये थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। मीन कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जेरेंड एक ही होता है। ठीक है जी। जेरेंड इनमें से एक ही है। इन्फिनिटिव की 2 टाइप्स हैं, इन्फिनिटिव आपके पास है ना जो ना टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो ये आपके पास कुछ टाइप्स ही जो ना आपके जो ना वर्ब्स के वाले से, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ब्स की टाइप्स के वाले से क्लियर हो गया होगा और आपको इसको बार बार देखेंगे सुनेंगे, आप अपने इसको एपिटाइट करने की कोशिश करेंगे तो चीजें सारी आपके साथ कवर इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद नीचे मैंने कुछ आपके जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है जी, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको आपने ये एक टेबुलर फॉर्म भी इसकी याद कर लें, देख लें जी। फाइनाइट वर्ब एक्शन वर्ब होती है, ये वो है जो आपके पास है जी सिंगुलर और प्लूरल की वजह से बदल जाती हैं। और नॉन फाइनाइट की आपके पास ये 4 टाइप्स हैं। इन्फिनिटिव का आपका बेयर इन्फिनिटिव भी होता है, इन्फिनिटिव में 2 यूज होता है और बेयर में किसी किस्म का कोई 2 यूज नहीं होता। फिर आपके पास है ना जी जीरेंड है, जीरा आईएनजी के साथ होता है, जीरेंड आईएनजी के साथ होता है, लेकिन ये नाउन के तौर पर यूज होता है। लेकिन जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है। और ये आपके पास है आईएनजी वाला अगर पार्टिसिपल हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर थर्ड फॉर्म वाला होगा तो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होगा। और पार्टिसिपल जो है ना वो आपके पास एडजेक्टिव तौर पर यूज होता है, जीरेंड आपका नाउन की तरह यूज होता है। और इन्फिनिटिव जो है ना वो तमाम वो नाउन भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, एडवर्ब भी यूज हो सकता है। तो ये आपके पास इसका टेबुलर फॉर्म है। फिर आपके पास है ना जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। याद रखिए जो आपके पास सब्जेक्ट है ना जी और वर्ब, इनका आपस में एग्रीमेंट होता है। जो आपने वर्ब यूज करनी होती है अपने सेंटेंस में वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करनी होती है। जो आपने वर्ब यूज करनी होती है वो आपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करनी होती है। वर्ब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब की। इन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना जी, जो नॉन फाइनाइट वो तो वर्ब रहती नहीं है ना, तो वो तो फिर दूसरी में चली जाती हैं। वो जो आपके पास नॉन फाइनाइट है वो तो फिर जेरेंड में इन्फिनिटिव में उधर चली जाती हैं। वो फिर अपना घर ही छोड़ जाती हैं, वो अपनी इसलिए वो अपनी पार्टी छोड़ जाती हैं, वो फिर एक लोटा बन जाती हैं। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं वर्ब की। वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। याद रखिएगा अगर आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपके पास प्लूरल आएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ये पीछे आपके पास सिंगुलर आया ना अली अली, तो आपके पास अगर अली प्लेज आएगा। फिर अगर पीछे एक बंदा है तो फिर SEIS का इजाफा करेंगे, अगर ज्यादा रहेगा दे तो फिर हम प्ले इसकी प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है जी। ये उलट है, आपस में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ SEIS लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जो आपके पास वर्ब है ना, वर्ब के साथ SEIS लगाएं तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे आपके पास प्ले है ना, प्ले आपके पास ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन प्लेज आपके पास सिंगुलर वर्ब है। ठीक है जी। ईट आपके पास प्लूरल वर्ब है और ईट्स आपके पास क्या है जी, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है जी। तो वर्ब के साथ SEIS लगाएं तो वो जनाब क्या हो जाती है, वो प्लूरल जो सिंगुलर बन जाती है।
ठीक है जी, आपके पास है जी a verb must agree with the subject in the number and person. He plays cricket, they play cricket. ठीक है जी, अगर आपके पास सिंगुलर है तो उसकी आपके जो वर्ब भी वो भी सिंगुलर आएगी, अगर पीछे प्लूरल है दे है तो आगे आपके पास वर्ब भी आपके पास प्लूरल आएगी। ये आपने इसका क्लियर करना होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई। आगे आपके पास है जी if the subject consists of two or more singular nouns or pronoun joined by the and it takes plural verbs। ठीक है जी, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं ना, जॉन एंड जॉली, तो फिर ये वार आएगा। इसके आगे फिर आपके पास क्या करेंगे, इसको एज ए प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, इसको प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, इसको आप प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। आगे बात करते हैं जी, इफ नाउन रेफर्स टू सेम पर्सन और थिंग एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब इज सिंगुलर। क्या मतलब है, आपके पास कहता है जी अगर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं लेकिन ये दोनों चीजें मिलकर एक ही चीज बना रही हैं, लिखा हुआ ना राइस एंड कड़ी, राइस एंड कड़ी मीन कि आपके पास है चावल और कड़ी, ये एक डिश का नाम है, ये दो चीजें अलग-अलग नहीं है, तो इसके साथ हम इज लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर एक डिश का नाम है, इसलिए इसको हम एज ए सिंगुलर ले रहे हैं। राइस एंड कड़ी को हमने आर नहीं लगा सकते। ठीक है जी, if two singular subjects joined by and are qualified by each or every then they take singular verb। ठीक है जी, अगर every man and every woman अगर आ जाए ना, तो every का लफ्ज जो है ना, every का मतलब होता है सिंगुलर। एवरी के बाद आपने सब्जेक्ट आपने जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। ठीक है जी, एवरी को आपने एज ए सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाई हुई हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी, काउंटेबल कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से आपके जो प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने क्या करना है जी, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ये सिर्फ इसके मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कौन सा जो ना नाउन किस तरह का होगा, आप उसकी जब वर्ब सिंगुलर लगाएंगे आप उसकी प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, ये आपने इसको पढ़ लेना, इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीजें बिल्कुल सिंपल चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, इसमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वीडियो आपकी लंबी होगी सिर्फ। बाकी आपका जो ना टेंस के वाले से क्वेश्चन है कुछ। ठीक है जी, प्रेजेंट टेंस में आपने कौन कौन से यूज करनी होती हैं। ठीक है जी, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारी के सारी इनके जो एरर्स आते हैं, एरर भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यूं आपने वर्ब का टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अगर यहाँ से किसी बात की समझ ना आए तो इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, इसको जनाब अंडरलाइन करें, मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे, कॉल पे भी या वॉइस मैसेज पे भी इसको आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।